हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे दोबारा से संविधान के टॉपिक के बारे में जो हमारा चल रहा था भाग नंबर 6। और भाग नंबर 6 में हम बात कर रहे थे किसकी? राज्यों के क्षेत्र के बारे में, यानी जो राज्य है उस राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। और हम बात कर चुके थे कहाँ तक? तो बात कर चुके थे हम राज्यपाल। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? विधानमंडल की। और विधानमंडल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक को जो हमने शुरू किया है आज से, न्यायपालिका। यानी आज से हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और थम्स अप करे। फिर चलते हैं अपनी क्लास की, देखते हैं। आइए एक बार शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी जुड़ जाएं। जल्दी से शेयर कर दें और देखते हैं फिर अपने चार चांद टॉपिक को जिसमें मैं आपके लिए लाता हूं हर रोज मोटिवेशन शायरी। तो आइए एक बार शेयर कर दें और जो भी नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चार चांद में दिया है हमें नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। यानी नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। अगर आप दिशा बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। आपको कभी भी कश्तियां वो होती हैं, अगर आप अपने किसी भी काम को अगर बदलेंगे तो आप उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी दिशा को चेंज कर दें, आप एक सही दिशा की ओर प्रवेश करना शुरू कर दें। आप मजाल नहीं है कि कोई आपको रोक दे। दिशा बदलने की जरूरत है आपको, बस खुद ब खुद रास्ते खुद ही बदल जाते हैं। आपको मंजिल खुद ही प्राप्त हो जाएगी। आप सिर्फ अपनी दिशा को चेंज कर दें। आप मन लगाकर पढ़ाई करें और देखते हैं फिर अपनी क्लास को। तो आइए एक बार शेयर कर दें और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं उससे पहले कि ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए और देखते हैं आज हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भाग नंबर 6, जिसमें हम बात कर रहे थे राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। राज्य और उसका कार्य क्षेत्र, और ये हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 152 से 236 तक। और इसमें हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? तो कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका, इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो इसमें पढ़ा था हमने पहले नंबर पर पढ़ा था राज्यपाल, और दूसरे नंबर पर हमने इसके अंदर पढ़ा था क्या? तो दूसरे नंबर पर पढ़ा था मंत्रिमंडल। और इसी में ही हमने देखा था मंत्रिमंडल के बाद मुख्यमंत्री। और इसके बाद हमने अगला देखा था इसी के अंदर जिसे कहते हैं महाधिवक्ता। इसके बाद हमने बात की थी किसकी? विधायिका की। और विधायिका में हमने किसके बारे में बात की थी? तो विधायिका में आता है हमारा एक तो विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। और इसी के अंदर एक अस्थायी सदस्य होता है जो होता है हमारा राज्यपाल भी होता है इसके अंदर। और इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक हमने आपको लिखवाया था न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में हम बात करेंगे आज। और न्यायपालिका में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी के अंदर अधीनस्थ न्यायालय, और इसके बाद हम देखेंगे इसी के अंदर जिसे कहते हैं जिला न्यायालय। तो एक बार इसे नोट कर लें, जिसकी समझ में नहीं आया हो शुरू में वो एक बार इसे नोट करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंटों को, और हम देखेंगे आज न्यायपालिका और शुरू करेंगे हाई कोर्ट से। तो एक बार नोट कर ले, मैंने आपको थीम लिखवा दी है पूरी, इसके बारे में इसकी मैं बात कर चुका हूं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसकी हम आज बात करेंगे। तो एक बार नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास को। और अगर आपको जिसकी स्क्रीनशॉट लेना हो वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और इसके बाद हमारा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर जिसे कहते हैं 214। 213 तक मैंने बात की थी किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, और 214 में हम आप बात करेंगे किसकी, न्यायपालिका की, जो आता है हमारा हाई कोर्ट। यानी 214 हमारा कहता है कि राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। ये कहां पर बात की है, अनुच्छेद नंबर 214 के अंदर। इसके बाद हमारी अगली बात आएगी जो आती है 215 के अंदर, और वो कहता है कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य है कि वह हाई कोर्ट के कर्तव्यों को माने। इसके बाद हमारा अगला आता है जिसे कहते हैं 216, और जिसमें हम बात करेंगे किसकी, तो जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 216 के अंदर हाई कोर्ट की संरचना, यानी हाई कोर्ट में कौन कौन होता है, कितने व्यक्ति होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 216 के अंदर। तो आइए एक बार नोट कर लिया हो तो अब मिटा देते हैं। अपना टॉपिक डाल सकते हैं आप, न्यायपालिका। न्यायपालिका, और ये हम पढ़ेंगे अब अपने अगले अनुच्छेदों से, जो हम बात करेंगे किसकी, 214 से, और 236 तक ही हम बात करेंगे किसकी, न्यायपालिका की। और इसके अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो है हाई कोर्ट। या आप अनुच्छेदों से लिखते चलें। तो अनुच्छेद नंबर हमारा 214 कहता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद नंबर 214 कहता है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि 214 का थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी लेते हैं अनुच्छेद नंबर 214 की। तो हिस्ट्री के अंदर हम जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट कौन सा बना। तो हमारी बात है बात है 1861 की। 1861 में हमारा एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, जो आया हमारा 1861 में। 1861 में आया, और उस टाइम पे हमारा एक एक्ट आया था जो लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो हमारा था भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत हमारा एक्ट आया, और इसी एक्ट में बात की उच्च न्यायालय अधिनियम की। और इसी के तहत हमारे 1862 के अंदर 3 न्यायालय बने, जिन्हें कहते हैं कोलकाता, मद्रास और मुंबई न्यायालय। इन तीनों न्यायालयों की बात करी, और इसके बाद हमारे पास धीरे धीरे कुछ समय बीता, और 1866 में हमारा एक बड़ा न्यायालय बना जिसे कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद न्यायालय बना हमारे पास। और ये कब बना, 1866 के अंदर। तो एक बार इन्हीं के बारे में हम थोड़ा नोट कर लेते हैं इसमें। तो सर्वप्रथम न्यायालय की बात कब हुई, सर्वप्रथम न्यायालय कब बने, तो ये बने 1861 में, और 1861 में आया उच्च न्यायालय अधिनियम।
उच्च न्यायालय अधिनियम, और इसी के तहत 1862 के अंदर 3 न्यायालय बने। तीन न्यायालय बने और इन्हीं तीनों न्यायालयों को क्या कहा जाता था? तो इन्हीं तीनों न्यायालयों को क्या कहा गया? तो कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन्हीं तीनों न्यायालय को बनाया गया। और इसके बाद हमारे पास धीरे धीरे बात चलती रही और 1866 में हमारा न्यायालय बना। 1866 में हमारा एक न्यायालय बना जिसे कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा कब बना? 1866 में। आपसे पूछा जाएगा जब से अब तक हमारे भारत के अंदर कितने न्यायालय हो चुके हैं? तो जब से अब तक हमारे भारत के अंदर जो न्यायालयों की संख्या है वो 25 हो चुकी है। और हमारा जो 25वां न्यायालय है वो हमारा अमरावती न्यायालय, जिसे जो है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आप इसे भी नोट कर लें। हमारे कुल न्यायालय कितने हैं? तो हमारे कुल न्यायालय 25, और इसमें 25वां कौन सा है? तो 25वां हमारे पास न्यायालय जिसे कहते हैं अमरावती न्यायालय। और ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर है अमरावती न्यायालय। मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी है, तो एक बार इसे नोट कर ले। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंटों को। और अगला हमारे पास मैंने आपको जैसे समझा ही दिया है कि हमारा अगला अनुच्छेद आएगा जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 215, जो बात करेगा हमारी किसके बारे में? जो मैंने आपको अभी समझाया, एक बार नोट करें। चलते हैं, अब देखते हैं 215। अनुच्छेद नंबर 215 क्या कहता है? मैंने आपको समझा चुका हूं कि सभी, ऐसे लिखें, अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह हाई कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करें। सभी आदेशों का पालन करें। यह कौन कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 215 कहता है। इसके बाद हमारा आता है 216, और 216 हमारा कहता है कि 216 कहता है कि हाई कोर्ट की संरचना, हाई कोर्ट की संरचना। और हाई कोर्ट की संरचना कैसे होगी? तो इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, और कौन होता है? अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं इसी के अंदर। आप इसे नोट करें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारा आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 217। और 217 हमारा क्या कहता है? तो एक बार नोट करें। तो आपने नोट कर लिया हो तो देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 217 कहता है अनुच्छेद नंबर 217 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? तो कोई बताएगा? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट में कमेंट करें।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मैं बता देता हूं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने आपको पहले ही बताया, कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और किसकी सलाह पर, तो अन्य मंत्रियों की सलाह पर करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और इसी के अंदर आपसे पूछा जाएगा जो हाई कोर्ट के अंदर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है अन्य न्यायाधीशों की। एक बार नोट करें, उसके बाद देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। तो अगला अनुच्छेद हमारा आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 218। और 218 कहता है कि 218 कहता है कि योग्यताएं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है इसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो एक बार नोट कर रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 218 योग्यताएं। और योग्यताओं में पहला पॉइंट आएगा कि वह भारत का नागरिक हो। यह सबके अंदर कॉमन होता है, भारत का नागरिक हो। और उसकी आयु क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल करती है आयु। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर क्या करती है, 6 वर्ष आपसे पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है, इसकी आयु होनी चाहिए 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। सॉरी, कार्यकाल आपका आगे आएगा, आप इसकी इसमें आयु लिखें। इसकी आयु कितनी होगी, तो 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक ही ये कार्यरत रह सकता है। अगर उससे पहले इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो जब ही वह कार्यकाल से समाप्त पहले हो जाएगा। और अगर इसकी 62 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाती है तो आप उसे हटा दिया जाएगा, 62 वर्ष तक ही रहेगा। उसके बाद वह चाहे तो कहां पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसके बाद इसकी अगली योग्यता है कि वह 10 वर्ष तक वकालत की हो। दस वर्ष तक उसने वकालत की हो किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, तब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अलग अलग होते हैं, कभी भी एक मत समझना। तो उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं और उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। एक बार नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनके अंदर। तो अगला लिख लेते हैं हम। अगला आता है हमारे पास तो नोट कर लिया हो तो अब देखते हैं अगले को। अगला आता है 219। और 219 क्या कहता है, तो एक बार पहले नोट करें ना, हेडिंग तो बना सकते हैं। 219 तो अनुच्छेद नंबर 219 कहता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो है, जो भी न्यायाधीश होगा उसकी शपथ कौन दिलवाता है। तो उसके बारे में बात की है कहां पर, तो अनुच्छेद नंबर 219 के बारे में। तो यहां पर लिख सकते हैं हाई कोर्ट की शपथ। हाई कोर्ट की शपथ। और ये शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ दिलवाता है राज्यपाल। आप ध्यान रखें, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और ये शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल। इन दोनों पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी एक जैसे मत समझना। तो इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 220। और 220 क्या कहता है कि तो अनुच्छेद नंबर 220 कहता है, अनुच्छेद नंबर 220 कहता है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वह क्या कर सकता है, तो हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती। यानी वह कहीं भी जाकर अपना कार्य नहीं कर सकता। केवल कहां कर सकता है, तो वह अपना से केवल कार्य कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक बार नोट करें कि हाई कोर्ट का
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में ही बैठ सकता है या उसकी नियुक्ति हो सकती है, अन्यथा वह किसी भी न्यायालय के अंदर जाकर वह अपनी बात नहीं कह सकता, ये उसको अधिकार नहीं होता है। तो इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेदों की बात करेंगे। तो इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेदों की बात करेंगे और आज हम छोटी क्लास रखते हैं आपकी। तो एक बार आज की क्लास आज यहीं रुकेगी, क्योंकि आज की क्लास मैंने छोटी रखी है। तो अब चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी क्लास छोटी है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपकी कमेंट देख लेता हूँ। अगर किसी का भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कमेंट करें, फिर देखते हैं अपने, जैसे कि क्लास का टाइम भी हो चुका है वैसे तो अब आपका अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में कमेंट कर देना। चलते हैं अब अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाताओं का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। तो मिलेंगे कल। अब जय हिंद, जय भारत।